हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 29। इससे पहले 28 जो पेज थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इससे पहले वाले वीडियोस में चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है जैसा कि आपको पता होगा 28 पे क्या बताया है, शुद्धि बोधक सारणी के बारे में पढ़ रहे थे। जो वमन और विरेचन की शुद्धि बोधक सारणी होती है कि कौन सी सारणी में क्या बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये जो वेग बताए हैं, सबसे पहले इसको करेक्ट कर लीजिए कि ये जो है कोत्स के अनुसार है। किसके अनुसार है? एक काश्यप नहीं है, ये हैं कोत्स ऋषि। ठीक है, इनके अनुसार बताएं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। काश्यप नहीं है, मैं काश्यप का अलग लिखवा रही हूँ यहाँ। ठीक है, काश्यप अनुसार अलग लिखेंगे, ये नहीं है। तो पहले कोत्स के अनुसार पढ़ लेते हैं। इन्होंने उत्तम वेग में 6 से 7 बताया है, मध्यम वेग शुद्धि में 4 से 5 वेग बताए हैं, कनिष्ठ शुद्धि 2 से 3 वेग में माना है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने विरेचन में बताया है। विरेचन में इनने कनिष्क में मतलब कम 2 वेग, 3 वेग, 4 वेग माना है। मध्यम और उत्तम ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं पहले भी बता रही हूँ, बट आप एक रीड कर सकते हैं, इसमें दिया है। तो कितना निहरण होगा? 3 प्रशस्त, 2 प्रशस्त और 1 प्रशस्त। अब काश्यप के अनुसार आप लिखिए। काश्यप के अनुसार पहले वमन लिख लेंगे अपन। ठीक है, वमन में सबसे पहले लिखिए आप वेग, है ना, मात्रा वही रहेगी, प्रवर, मध्यम और अवर वेग बताए हैं। कितने वेग आएंगे? प्रवर वेग में 8, ठीक है, मध्यम है तो 6 और अवर है मतलब कनिष्क है तो कितने वेग आना चाहिए? 4 वमन शुद्धि में। ठीक है, मात्रा, वमन द्रव्य की मात्रा कितनी निकलनी चाहिए? तो 2 प्रशस्त, 1.5 प्रशस्त और 1 प्रशस्त। ठीक है, इन्होंने औसत मात्रा का भी वर्णन किया है कि यदि आपको अवर वेग लाना है तो कितनी औसत मात्रा देनी है, मध्यम लाना है तो कितनी। तो अब प्रवर वेग लाना है तो 4 अंजलि, 3 अंजलि, और अवर यानी निकृष्ट वेग लाना है तो कितनी अंजलि मात्रा देना है? 2 अंजलि मात्रा देना है। ठीक है, तो ये वमन हो गए। इसी तरह विरेचन की बात की जाए, विरेचन में काश्यप ने क्या बोला है? वही 3 वेग आएंगे, अवर, प्रवर, मध्यम और अवर। ठीक है, वेग कितने होना चाहिए? मैंने बताया था सेम इस चरक के बस मध्यम वेग अंतर है, यही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मध्यम वेग कितने माने हैं? 15। ठीक है, प्रवर माने हैं 30 और अवर माने हैं 10 वेग। बाकी चरक ने 30, 20, 10 माना है, इन्होंने 30, 15, 10 माना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ। विरेच्य द्रव्य की मात्रा देखा जाए तो 4 प्रशस्त, ठीक है, 3 प्रशस्त सेम इस चरक की माना है और 2 प्रशस्त। ठीक है, औसत मात्रा देखी जाए तो कितना देना है? 2 अंजलि, 1.5 अंजलि और अवर 200 में कितनी मात्रा देना है? 1 अंजलि देना है। ठीक, एम आई क्लियर? यहाँ हमारी कंप्लीट होती है शुद्धि बोधक सारणी। ठीक है, ये जो है कोट्स के अनुसार, तो इसको आप सही कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है दग्ध के बारे में बताया है कि किस दग्ध को क्या दिया है। तो जो प्लुष्ट दग्ध है, जो सुश्रुत जिसको प्लुष्टगत बोलते हैं, बागभट्ट ने उसको तुक्थ नाम दिया है। ठीक है, और इतर्था दग्ध को बागभट्ट ने प्रमाद दग्ध कहा है, ये याद रखना। प्लुष्ट तो तुक्थ और इतर्था को क्या बोला है? प्रमाद। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है शुद्ध रक्त का लक्षण। पहली बात तो कितने प्रकार के दग्ध माने हैं यहाँ आप थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। दग्ध जो है कितने प्रकार के माने हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं, है ना, चाहे वो सुश्रुत हो चाहे वो बागभट्ट हो। तो सुश्रुत ने जो है, सुश्रुत के 4 कौन कौन से हैं? प्लुष्ट, दुर्दग्ध, इनके जो सिम्टम है वो हम चरक सुश्रुत चिकित्सा में पढ़ेंगे, सम्यक और अतिदग्ध। ठीक है, इसी तरह बागभट्ट जो 4 प्रकार के दग्ध माने हैं उनका नाम क्या है? अग्निदग्ध के प्रकार कितने माने हैं? 4। तो इनने प्लुष्ट को क्या दिया है? तुक्थ नाम दिया है। दुर्दग्ध को वही बोला है, सम्यक को भी वही बोला है, और अतिदग्ध को इन्होंने अतिदग्ध ही बोला है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, सिर्फ इन्होंने प्लुष्ट को तुक्त दग्ध दिया, यही क्वेश्चन आता है। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है? शुद्ध रक्त का लक्षण। ये क्वेश्चन आया है, एमपीपीएससी में भी आया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोटेशंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। ठीक है, तपन इंद्रिय गोपाभम पद्मम आलक्त सन्निभ्रम, ये जो कोटेशन है, ठीक है, गुंजा फल सावर्णम च विशुद्ध विधि सोणितम, ये दी है चरक सूत्र स्थान 24 में। ठीक है, तो ये किसकी कोटेशन है? तपन इंद्रिय वाली चरक की है।
ठीक है। इसमें सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने इसके बारे में बोला है इंद्र गोपम प्रतिकासम असहतम, ठीक है, इंद्र गोपम प्रतिकासम असहतम विवर्णम च प्रकृतियस्त जानियात, मतलब जो इंद्र गोप के समान हो, आस ऐसा तो विविध वर्ण का हो, ठीक है, असहतम, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि असहतम शुद्ध रक्त का है कि विशुद्ध, निम्न में से कौन सा शुद्ध रक्त का लक्षण नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन दे देंगे असहतम। तो अपन सोचेंगे आ लगा है तो ये नहीं होगा, नहीं, पर असहतम इसका लक्षण है, मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है, जो ब्लड रहता है वो गाढ़ा होता है, सहतम होता है, ठीक है, सहतम नहीं होता है, पतला नहीं होता, ठीक है। और ये किसने बताया है, सुश्रुत ने। यहीं आप ऐड कर लीजिए, बागभट्ट ने रक्त का क्या बोला है, शुद्ध रक्त का लक्षण, बागभट्ट ने बोला है मधुरम लवणम किंचित शीतोष्णम असहतम पद्मेन्द्र गोपम हेवम सस्रो लोहितम लोहितम, ठीक है। और ये कहाँ बताया है, अष्टांग हृदय सूत्र में, ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र 27 में। और सुश्रुत का कहाँ बताया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 14 में। तो मैंने यहाँ आपको रेफरेंस भी लिखवा दिया। शुद्ध रक्त का लक्षण इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है, आलेप। सुश्रुत ने कितने प्रकार के आलेप बताए हैं, आलेप के 3 भेद बताए हैं, प्रलेप, प्रदेह और आलेप, ठीक है, सुश्रुत ने, ठीक है, 3 ही बताए। कहाँ बताए हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान 18, सुश्रुत सूत्र स्थान 18 में, ठीक है। अब जो प्रलेप की बात करें तो प्रलेप कैसा होता है, शीत होता है, तनु होता है, ठीक है। और एक और लिख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट, अविशोषी और शोषी दोनों होता है, ठीक है। प्रदेह कैसा होता है, प्रदेह पहली बात तो वात कफज विकारों में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। प्रदेह गर्म होगा तो वात और कफज व्याधियों में दिया जाएगा। और कैसा होता है, अविशोषी, ठीक है, मतलब गाढ़ा होता है, अविशोषी, इसका जो टर्म है वो लिख लीजिए, अविशोषी, ठीक है। उष्ण होगा या शीत होगा, गाढ़ा होगा और कैसा होगा, अविशोषी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आलेप किस में दिया जाएगा, रक्त पित्त विकारों में, ठीक है। और कैसा रहेगा, अविदग्ध सोफ में। इसके अलावा जो इसमें कोटेशन आता है ये आलेप और प्रदेह के मध्य की स्थिति होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आता है, अविशोषी कौन सा, विशोषी कौन सा होता है, तो प्रलेप होता है विशोषी, ठीक है। वात कफज विकारों में क्या दिया जाता है, प्रदेह दिया जाता है। रक्त पित्त विकारों में क्या दिया जाता है, तो आलेप दिया जाता है, ठीक है। अब जो है यादव जी त्रिकम जी ने भी आलेप प्रलेप के बारे में बताया था, यादव जी और त्रिकम जी ना, भेषज कल्पना में ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने 2 भेद बताए हैं केवल, इन्हें 2 भेद कौन से बताए हैं, प्रलेप और प्रदेह, ठीक है। तो प्रलेप के बारे में इन्होंने बोला है शीत तनु और रक्त और पित्त विकारों में देना है, ठीक है। जबकि प्रदेह के बारे में उन्होंने बोला है कि वात कफज विकारों में घन और उष्ण होता है। किन विकारों में देना है, वात कफज विकारों में देना है, ये घन होता है और क्या होता है, उष्ण होता है, कौन सा, प्रदेह, ठीक है। अब यहाँ अष्टांग हृदय का, ये अष्टांग हृदय का भी यहाँ दिया हुआ है ना। अष्टांग हृदय का क्या बोला है, अष्टांग हृदय ने बोला है कि जो प्रलेप होता है वो गाला एवं उष्ण होगा, वात कफ नाशक होगा, और जो प्रदेह होगा वो तनु होगा, शीतल होगा और पित्त नाशक अकेला बताया है, रक्त नाशक नहीं बताया, ठीक है, अष्टांग संग्रह ने। इसके बाद जो है आलेप की मोटाई बताई गई है यहाँ। सुश्रुत ने आर्द्र महिष के समान, मतलब भैंस के गीले चमड़े के समान बताया है, जबकि चरक ने इसको त्रिभाग अंगुष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आता है सुश्रुत वाला, ठीक है। तो त्रिभाग अंगुष्ठ मतलब अंगूठे के 1/3 जितना मोटा आपको लगाना है। अब जो आ रहा है वो और इम्पोर्टेंट आ रहा है, उससे पहले ये जो यहाँ एक पॉइंट दिया वो लिख दीजिए, व्रण पर लगाए हुए प्रदेह की कल्क या निरुद्धालेप की संज्ञा दी है, किस पर लगाए जाने वाले कल्क को, व्रण पर लगाए जाने वाले को, ठीक है। और आलेप में स्नेह की मात्रा बताइए, यदि स्नेह है तो किस में ज़्यादा मिलाएंगे, ऑफकोर्स वात में, क्योंकि वात का समन करेगा तो 1/4 भाग, ठीक है। कफ में 1/8 भाग और पित्त में 1/6 भाग, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे इस पूरे टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लेप की मोटाई।
सारम धरने कितनी बताई है। तो याद रखना कि गोरा होने के लिए ज़्यादा आपको लेप लगेगा, है ना। तो वर्णकर कितना होना है, आधा अंगुल मोटा, अच्छा मोटा लगाना है, ठीक है। विषग्न थोड़ा विष है तो उसको सोखने के लिए भी 1/4, और दोषग्न, दोष सिर्फ आपको दोष पे वर्क कराना है तो सबसे पतला लगाना है 1/4, तो 1/2, 1/3 और 1/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है साथ में। तो आधा अंगुल मोटा वर्णकल होगा, 1/3 अंगुल मोटा विषग्न होगा, 1/4 अंगुल मोटा दोषग्न बताया गया है, ठीक है। बाकी कल्क कितना मिलाना है ये यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये CHO वगैरह में आया है ये क्वेश्चन, ये है अष्टमहागध, है ना। अष्टमहागध बताए हैं। तो चरक ने कौन से बताए हैं, वात व्याधि, अपस्मारी, गुल्मी, सोफ, उदरी, कुष्ठ, मधुमेही, राजक्षमा, च यो नरः, ठीक है। तो इसको याद करने का जो मैं बताती हूँ, VKUM सेम माना है, ठीक है। मतलब वात व्याधि, ठीक है, कुष्ठ, मधुमेही और उदर रोग, ठीक है। चरक ने जो है, चरक ने एक्स्ट्रा कौन से बताए हैं, वो हैं, चरक ने बताए हैं वात व्याधि, अपस्मारी, गुल्म, सोफ और राजक्षमा। तो अपस्मारी, गुल्म, सोफ और राजक्षमा किसने बताए हैं, चरक ने बताए हैं। सुश्रुत ने वात व्याधि तो बताया है, कुष्ठ बताया है, मधु प्रमेह बताया है, कुष्ठ बताया है, उदर रोग बताया। इसके अलावा अर्श, भगंदर, अस्मरी और मूल गर्भ, ठीक है, मूल गर्भ। और यहाँ आप बाघवट भी लिख लीजिए कि बाघवट ने मूल गर्भ की जगह सेम है सुश्रुत माना है, बस मूल गर्भ की जगह कौन सा माना है, ग्रहणी, ठीक है। सेम सुश्रुत, मूल गर्भ नहीं मान के क्या माना है, ग्रहणी माना है, ठीक है। एम आई क्लियर। बाघवट और सुश्रुत ने सेम माने हैं, वात व्याधि सबने माना है, कुष्ठ सबने माना है, मधुमेह, प्रमेह सबने माना है, उदर रोग सबने माना है। सिर्फ सोफ, गुल्म, राजक्षमा और अपस्मार चरक ने बोला है। अर्श, भगंदर, अस्मरी, ग्रहणी बाघवट, बाघवट में ग आ रहा है ना, तो ग्रहणी, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या माना है, अर्श, भगंदर, अस्मरी और उदर रोग, ठीक है। तो यह हमारा कंप्लीट होता है पेज नंबर 29। इससे पहले जो है मैं एक पॉइंट हूँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो है इतर्थगत, क्योंकि 4 प्रकार के नाम बता दिए, उसमें इतर्थदग्ध नाम नहीं आए। तो ये क्या होता है, जब स्निग्ध और रूक्ष द्रव्यों का आश्रय लेकर अग्नि दग्ध करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इतर्थदग्ध कहते हैं। जैसे भाप से जलना, ठीक है। तो कौन कौन से द्रव होना चाहिए, स्निग्ध और रूक्ष द्रव्यों का आश्रय लेकर जब अग्नि दग्ध होता है तो उसको इथरता दग्ध बोलते हैं। और बागवट ने इसी को प्रमाद दग्ध बोला है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ 29 पेज कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले वाले पेज आप वीडियो